हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अपन न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ रहे थे। इसमें हमने इससे आगे पढ़ा था रेडियो एक्टिविता, और रेडियो एक्टिविता के बारे में पढ़ा। उसके अंदर कुछ नाम आए थे, अल्फ़ा, बीटा और गामा कण। अल्फ़ा, बीटा और गामा कण क्या होते हैं और वे कब उत्सर्जित होते हैं, तो इसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है अल्फ़ा, बीटा व गामा क्षय। तो देखते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा क्षय क्या होता है। अल्फा, बीटा और गामा से क्या होता है कि जब किसी नाभिक में से अल्फा कणों का उत्सर्जन होगा तो इसका मतलब है कि वहां से अल्फा कण बाहर निकलेंगे। ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे बीटा कण का उत्सर्जन, तो इसको अपन कहेंगे बीटा से। और गामा कण का उत्सर्जन होना, इसका वो है गामा से। चलो, तो पहला अपन पढ़ेंगे अल्फा से। एक नंबर पर पढ़ रहे हैं अल्फा क्षय। इसको लिखेंगे अल्फा डीके। अल्फा डीके देखो अल्फा डीके क्या होता है। जब किसी नाभिक में से अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है तो इसे अपन कहते हैं अल्फा क्षय। समझ में आया? यानी कि नाभिक में से अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है तो उसको कहेंगे अपन अल्फा क्षय। अल्फा से अल्फा क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है। तो उस नाभिक में अल्फा कण यदि बाहर निकलेगा तो उस नाभिक में क्या फर्क पड़ेगा? तो अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है, यानी कि 2He4 होता है। तो परमाणु क्रमांक में कितनी की कमी हो जाएगी? उसके 2 की कमी हो जाएगी, और द्रव्यमान संख्या की उसके 4 की कमी हो जाएगी। कैसे समझेंगे इसको? देखो, अल्फा क्षय होता है यानी कि हीलियम के कण का बाहर निकलना। तो जैसे ही हमारे पास कोई नाभिक है, ZX है, ये कोई नाभिक है, ठीक है। इसमें से अपन अल्फा कण को बाहर निकलवा रहे हैं, अल्फा कण बाहर निकलेगा। जब इसमें से अल्फा कण बाहर निकलेगा तो उसके मूल नाभिक में कितने की कमी होगी? 2 की कमी होगी। अरे, परमाणु क्रमांक में कितनी कमी होगी? 2 की कमी होगी। परमाणु क्रमांक में 2 की कमी क्यों होगी? क्योंकि यहां से अल्फा कण बाहर निकलेगा। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है, 2He4 होता है। तो अल्फा कण बाहर गया, मतलब इस जो परमाणु क्रमांक था उसमें से 2 निकल जाएंगे बाहर। तो ये परमाणु क्रमांक में से 2 निकलेंगे बाहर। द्रव्यमान संख्या कितनी? इसकी 4। तो इसके जो जितना इसका द्रव्यमान संख्या उसमें से कितने कमी हो जाएंगी? 4 की कमी हो जाएंगी। Xa-4 प्लस 2He4। यहाँ पर ये x नहीं आएगा क्योंकि ये नाभिक हो जाएगा चेंज। यहाँ कितना आ जाएगा? y आ जाएगा। चलो, ये y मान रहा है, इधर भी x मान रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अल्फा से क्या होता है? किसी नाभिक में से अल्फा कणों का बाहर निकलना या अल्फा कणों का उत्सर्जन होना अल्फा क्षय कहलाता है। अल्फा क्षय से क्या होता है? अल्फा क्षय से मूल नाभिक का जो परमाणु क्रमांक है उसमें से 2 की कमी होती है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। चलो, इसको अपन समझा कि ये जो हमारे पास एक नाभिक था उसमें से अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है, तब क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक Z था, उसमें से 2 की कमी कर दी, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी और यहाँ से ये अल्फा कण बाहर निकल गया। चलो, ये होता है अल्फा क्षय। अल्फा क्षय की बात करें तो अल्फा क्षय से स्पेक्ट्रम कौन सा होता है? तो इसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। अल्फा क्षय का रेखीय स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है। चलो, ये जान लिया आपने अल्फा कणों के बारे में। इसी के आगे अब मैं पढ़ना है बीटा क्षय। बीटा क्षय, बीटा डीके। बीटा क्षय क्या होता है? यानी कि जब किसी नाभिक में से बीटा कणों का उत्सर्जन होता है तो उसको अपन कहेंगे बीटा क्षय। अपन ने बीटा कण के अल्फा, बीटा और गामा कणों का एक तुलनात्मक सारणी पढ़ी थी। उसमें हमने लिखे थे कि अल्फा कण, बीटा कण, इसके प्रति क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक, अरे परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ये सब लिखे थे हमने। तो अभी हमें पढ़ना है बीटा क्षय। यानी कि जब किसी नाभिक में से बीटा कणों का उत्सर्जन होता है या बीटा कणों का उत्सर्जन होगा तो इसको अपन कहेंगे बीटा क्षय। बीटा क्षय से क्या होता है? बीटा क्षय प्लस बीटा प्लस और बीटा माइनस के रूप में उत्सर्जित होता है। तो या तो परमाणु क्रमांक में 1 की कमी होगी या परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है बीटा क्षय से। देखो, हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक नाभिक था ZX से, इसमें से बीटा प्लस निकल रहा है। क्या हो रहा है? बीटा प्लस के रूप में उत्सर्जित हो रहा है। तो हमारे पास जो नया नाभिक होगा उसमें क्या हो जाएगा? बीटा प्लस। प्लस कब आता है कोई भी राशि के साथ? जब वो इलेक्ट्रॉन दान करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दान। इसका मतलब यहां से क्या हो रहा है? बीटा निकल रहा है। क्या कर रहा है? बीटा निकल रहा है, यानी परमाणु क्रमांक में 1 की कमी कर देंगे, Z-1, और ये द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, +1 इलेक्ट्रॉन। चलो, समझ में आया ये? अब देखो, दूसरी अभिक्रिया इसकी क्या लिख सकते हैं? ZX से
यदि बीटा माइनस के रूप में है, यदि बीटा माइनस के रूप में उत्सर्जित होगा, बीटा माइनस क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन आके जुड़ेगा वाई ए प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन। चलो समझ में आया, ये बीटा प्लस और बीटा माइनस। बीटा प्लस के रूप में उत्सर्जित होगा तब एक परमाणु क्रमांक में 1 की कमी करनी है, और बीटा माइनस के रूप में उत्सर्जित होगा यानी कि परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि करनी है। चलो ये तो था अल्फा और बीटा 6। इसी के साथ एक अन्य नाम, तीसरा नाम आता है यहां से न्यूट्रिनो। अब न्यूट्रिनो की खोज क्यों गई, और इसकी एक कल्पना है कि न्यूट्रिनो की परिकल्पना, इसको माना था। इसको क्यों मानने की आवश्यकता है, इसके साथ बीटा 6 जो स्पेक्ट्रम, बीटा से में जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो एक सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, ये भी याद रखना। चलो न्यूट्रिनो की परिकल्पना, न्यूट्रिनो की परिकल्पना। देखो न्यूट्रिनो की परिकल्पना क्या है, ये एक माना था कण। क्यों माना था कि जब अपन बीटा कण की जो रिएक्शन पड़ी है अभी, उसमें क्या था कि ऊर्जा संरक्षण और कोणीय संवेग संरक्षण के नियम लागू नहीं होते। किसमें, कोई भी विक्रिया होती है, कोई भी टक्कर होती है, उसमें अपन ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण के नियम को लागू करवाते हैं। तो यहाँ पर जो ये जो पढ़ा है हमने, इसमें इसके अंदर ऊर्जा संरक्षण और कोणीय संवेग संरक्षण के नियम लागू नहीं हो रहे, यानी कि संवेग संरक्षण के नियम का ये पालन नहीं कर रहा है। इसलिए एक अन्य कण के उत्सर्जन की कल्पना की गई जिसका नाम दिया गया न्यूट्रिनो। अब देखो न्यूट्रिनो की परिकल्पना की। अब पहली बात तो बीटा से होता कब है, बीटा से कब होगा, जब प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण होता है तब न्यूट्रिनो की परिकल्पना। बीटा से कब होता है, बीटा से कब होता है, जब प्रोटॉन को 1p1 से लिखते हैं, ठीक है 1p1, और न्यूट्रॉन को 0n1 से लिखते हैं। जब प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में, जब प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में जब रूपांतरण होता है तब बीटा कणों का उत्सर्जन होता है। समझ में आई बात, इससे क्या है। अब न्यूट्रिनो की परिकल्पना कब की गई, चलो इसको अपन ऐसे समझेंगे कि जब बीटा 6 हुआ, जब ये हमने लिखा, तब यहां पर जो ये विक्रिया है इसके अंदर ऊर्जा संरक्षण और कोणीय संवेग संरक्षण के नियम लागू नहीं हुए, तो एक अन्य कण के उत्सर्जन की कल्पना की गई है। अब ये कब होता है, जब प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में रूपांतरण होता है, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण होगा तब बीटा कणों का उत्सर्जन होता है। तो प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में रूपांतरण करवा, देखो ये है प्रोटॉन P1P 1p1, ये एक प्रोटॉन है। अब इस प्रोटॉन का जब न्यूट्रॉन में रूपांतरण करवाते हैं, न्यूट्रॉन क्या होता है 0n1 होता है ना। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होती है द्रव्यमान संख्या। क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग होती है द्रव्यमान संख्या। अब प्रोटॉन के पास एक परमाणु क्रमांक होता है, एक द्रव्यमान होता है, मतलब ये एक प्रोटॉन है 1p1 और 0n1 ये एक न्यूट्रॉन है। अब प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में जब रूपांतरण होगा तब देखो इसकी द्रव्यमान संख्या एक तो आ गई, ये क्या आ रहा पीछे, एक इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं, तो ये अपन लिख लेंगे, ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1e0 है। चलो यह तक समझ में आया। अब इसके आगे जब न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण होता है, 0n1 का रूपांतरण हमें किस में करवाना है, 1p1 में। न्यूट्रॉन देखो यहां से हुआ है प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में रूपांतरण, अब यहां से करवाना है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण, तो इसको लिखेंगे 1p1, यहां रूपांतरण होगा। अब देखो इसके पास या तो 0 था, इसका परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन 1 कैसे हुआ, तो इसका मतलब यहां से -1 इलेक्ट्रॉन आके जुड़ा है ना, -1 इलेक्ट्रॉन आके जुड़ेगा इसके साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा रूपांतरण। तब ये बीटा कणों का उत्सर्जन कब होता है, ये दोनों क्या है, बीटा कण है। क्या ये बीटा कण है, तो इसका उत्सर्जन कब होता है, जब प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में रूपांतरण होता है, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण होता है तब। अब देखो उक्त विक्रिया में देखा कि जो ऊर्जा संरक्षण और कोणीय संवेग संरक्षण के नियम लागू नहीं हुए, तो उन्होंने क्या किया कि इस विक्रिया को फिर देखो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व बीटा कण, इन सभी का जो चक्रण कोणीय संवेग होता है
वो होता है 1/2 h/2 होता है। कितना होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व बीटा कण, इन सभी का चक्रण कोणीय संवेग होता है, वो होता है 1/2 h/2 होता है। तथा अभिक्रिया से पूर्व या विघटन से पूर्व इनका जो चक्रण कोणीय संवेग है वो भी कितना रहता है? 1/2 h/2 रहता है। किसका? इनका। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बीटा कण, इन सभी का सक्रण कोणीय संवेग 1/2 h/2 होता है। और विघटन से पूर्व भी इनका सक्रण कोणीय संवेग कितना रहता है? 1/2 h/2 रहता है। जब इनकी रिएक्शन अभी अभिक्रिया करवाएंगे तो अपन देखो 1/2 h/2 प्लस माइनस 1/2 h/2, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होता है? यदि ये दोनों प्लस में है, यदि ये दोनों प्लस में है तो आधा आधा और आधा मिलकर 1 हो जाएगा, h/2 हमें प्राप्त होगा। और यदि ये दोनों, यदि ये माइनस में है, यदि यहाँ पर माइनस का साइन, इस दोनों को घटाएंगे अपन तो हमारे पास 0 प्राप्त होगा। तो चक्रण कोणीय संवेग कितना प्राप्त होता है? विघटन से पश्चात h/2 या 0 प्राप्त होता है। और हमें कितना चाहिए था? 1/2 h/2 चाहिए था। ये हमें नहीं मिला है, ये हमें नहीं मिला। इसका मतलब चक्रण कोणीय संवेग, जो कोणीय संवेग है वो संरक्षित नहीं है। चक्रण कोणीय संवेग है वो संरक्षित नहीं है। इसको संरक्षित करने के लिए एक अन्य कण की परिकल्पना की गई जिसका नाम दिया गया न्यूट्रिनो। और न्यूट्रिनो को क्या माना गया? जिसका परमाणु क्रमांक 0 माना, द्रव्यमान 0 माना, लेकिन सक्रण कोणीय संवेग 1/2 h/2 माना गया। किसका? न्यूट्रिनो का। अब यदि इस अभिक्रिया के साथ अपन न्यूट्रिनो को जोड़ेंगे तो इस अभिक्रिया को कैसे लिख सकते हैं? देखो ZXA बीटा प्लस के रूप में निकल रहा है बाहर। जब बीटा प्लस निकलेगा तो यहां आ जाएगा YA Z-1, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, प्लस यहां रहेगा न्यूट्रिनो, इसको पढ़ते हैं न्यूट्रिनो। इसको अपन ऐसा लिखेंगे अभी, चलो। और ZXA बीटा माइनस के रूप में उत्सर्जित हो रहा है तो ये हो जाएगा YA, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी, प्लस -1 इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, इसको पढ़ेंगे एंटी न्यूट्रिनो। चलो, तो ये हमारा पोर्शन था न्यूट्रिनो के बारे में। और इसके आगे अपन पढ़ेंगे गामा कण या गामा 6, गामा कणों का उत्सर्जन, जिसको पढ़ेंगे अपन गामा 6, गामा 6, गामा डीके। गामा 6 क्या होता है? जब नाभिक में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का, और जब नाभिक में से अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन हो जाता है तब नाभिक है वो उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। कब? जब नाभिक में से अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन हो जाता है तब नाभिक उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। जब नाभिक उत्तेजित अवस्था में आएगा तो उसको मूल अवस्था में जाना होगा, तो उसको मूल अवस्था में आने के लिए कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करना पड़ेगा। तो जितनी उत्सर्जित ऊर्जा करेगा वो उसका कहलाता है गामा 6। समझ में आया? जब नाभिक अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन करता है तब नाभिक उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। उसे वापस मूल अवस्था में जाने के लिए कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करना पड़ेगा, जिसको अपन कहेंगे गामा 6। चलो, तो ये हमारे थे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक, अल्फा 6, बीटा 6 और गामा 6। इसके साथ हमने एक अन्य कण को पढ़ा, न्यूट्रिनो को। अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय छलनी अभिक्रियाएं। थैंक यू।